हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, जिसमें हम राजभाषा का विकास देख रहे थे। हिंदी का विकास हमने ख़त्म कर लिया है और अंतिम टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे हिंदी राजभाषा बनी, खड़ी बोली से लेकर राजभाषा तक का सफ़र उसने कैसे पूरा किया, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि राजभाषा के विकास से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने एक हिंदी को या खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ विश्व हिंदी सम्मेलन जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये राजभाषा विकास से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आपके जो रेगुलर व्याकरण है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, और इसके साथ साथ अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो संचार और पत्रकारिता वाला है वो टॉपिक पहले कवर करा दिया जाए, उसके बाद रेगुलर व्याकरण पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजभाषा है हिंदी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, ठीक है। दोनों नाम हिंदी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो राजभाषा है ये संवैधानिक शब्द है, अर्थात भारतीय संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप लोग जानते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने देख लिया है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित हैं, जो कि भाग 17 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा भाग 5 और भाग 6 में भी राजभाषा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो ये संवैधानिक शब्द नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये एक व्यवहारिक शब्द है जो हमने एक व्यवहारिक तरीके से डेवलप कर लिया है, ठीक है। अर्थात किसी देश की अधिकांश जनसंख्या किसी भाषा को बोल रही है तो पूरा राष्ट्र हम मानते हैं कि उस भाषा को यूज कर रहा है, इसलिए राष्ट्रभाषा कह दिया। तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं। आज देखते हैं कि राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राजभाषा के स्तर तक पहुँचने के लिए कौन सी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले प्रकाशन विभाग, ठीक है। इससे पहले हमने राष्ट्रभाषा के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं भी देखी थी। तो ध्यान रखें कि वो राष्ट्रभाषा के विकास से संबंधित हैं और ये राजभाषा से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो पहला आता है प्रकाशन विभाग। अब प्रकाशन विभाग की स्थापना 1944 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रमुख संस्थाएं हैं जिनसे क्वेश्चन पहले बन चुका है। तो संभावना है कि अन्य जो संस्थान हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो पहला है प्रकाशन विभाग, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और ये आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, ठीक है। इसका मुख्य जो कार्य है ये है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उत्कृष्ट और सस्ती पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे कि हर एक व्यक्ति या फिर बच्चा जो है भारत की जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय जो संस्कृति है, ठीक है, या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो सामान्य जानकारी है उनके बारे में अध्ययन कर सके। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उन पर उत्कृष्ट और सस्ती पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का जो कार्य करता है ये प्रकाशन विभाग भारत सरकार करता है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। दूसरा विभाग आता है आपका साहित्य अकादमी। आप लोगों ने सुना होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, वो इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना ही 1954 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है और इसका जो मुख्य कार्य है ये क्या होता है? साहित्य का संवर्धन करने वाली ये शीर्षस्थ संस्था है, ठीक है। यानी कि साहित्य लेखन से संबंधित या फिर साहित्य के बारे में अन्य जो रिसर्च होती है उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ठीक है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो ध्यान रखेंगे साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ये जो आपका साहित्य अकादमी है ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है आपका आकाशवाणी। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो आकाशवाणी की जो स्थापना है वो 1957 में यानी कि 1957 में की गई। अब ऐसा नहीं है कि आकाशवाणी 1957 में ही स्थापित हुआ। एक्चुअली जो आपका ये आकाशवाणी है इससे पहले इसे प्रसार भारती कहते थे, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो इसे नाम दिया जाता था, AIR। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है 1927 से इसकी शुरुआत हो गई थी इंडिया में और 1927 से 1936 में फिर इसका नाम परिवर्तन करके ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। उससे पहले प्रसार भारती ही था। इसके बाद आप लोग ये कह सकते हैं कि 1936 से लेकर 1957 तक ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1957 में सुमित्रानंदन पंत जी की सलाह पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
तो ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये संस्था आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, ठीक है। और इसका काम है तुम्हारा जितने भी आपका ये नेशनल या फिर जो क्षेत्रीय समाचार होते हैं, न्यूज़ होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, उन्हें जनता तक पहुँचाना। अगला है नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका किताब छापने वाला संस्थान है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना भी आकाशवाणी के साथ ही हुई थी 1957 में, और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और इसका मुख्य कार्य या उद्देश्य की बात करें तो ये कम मूल्य पर जनता को शिक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो जितनी भी ये किताबें, जैसे आपका NCERT की बुक्स होती हैं, तो इस प्रकार की जो किताबें होती हैं सार्वजनिक जनता के लिए, बच्चों के लिए, उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। अगला देखते हैं, इसी का एक पॉइंट है कि विज्ञान और साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का ही प्रकाशन करता है, तो ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूरदर्शन। तो जिस प्रकार आकाशवाणी है वो केवल श्रव्य माध्यम है, तो इसी प्रकार जो दूरदर्शन है ये दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत आता है। तो इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी दूरदर्शन की। और आप देखेंगे कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 से ही मानी जाती है, रेगुलर शुरुआत, ठीक है। इससे पहले भी आपका 1-2 बार प्रसारित किया जा चुका था, बम्बई में दूरदर्शन का प्रसारण किया जा चुका था, लेकिन दूरदर्शन की जो रेगुलर शुरुआत हुई है ये 1959 ईस्वी से मानी जाती है, 15 अगस्त 1959 से, ठीक है। और ये किसके अधीन कार्य करता है? ये भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसका कार्य भी वही है, जनता तक सूचनाएँ प्रसारित करना और साथ ही साथ मनोरंजन करना, ठीक है। अगला है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी बात हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये भी आपका भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाकर हिंदी को जनसामान्य और साहित्य की उच्च कोटि की भाषा बनाना, ठीक है। अगला देखते हैं राजभाषा विधायी आयोग। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। इससे पहले आपने देखा था राजभाषा आयोग, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। राजभाषा आयोग, जो पहला राजभाषा आयोग गठित किया गया, राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन ये क्या है? राजभाषा विधायी आयोग, जो कि इससे 10 साल बाद आपका 1965 में स्थापित हुआ था। और ये आपका भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें कि राजभाषा विधायी आयोग जो होता है ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो कार्य होगा वो भी यही है कि राजभाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाना, ठीक है। अगला है केंद्रीय हिंदी समिति। तो केंद्रीय हिंदी समिति ये भी हिंदी भाषा के विकास के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसके 2 साल बाद जब राजभाषा विधायी आयोग बना, तो इसी के 2 वर्ष बाद 1967 में नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्य कार्य है कि विभिन्न भाषाओं की जो पुस्तकें हैं, जो महत्व की पुस्तकें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उन पुस्तकों का अनुवाद करना, और चाहे वो अनुवाद हिंदी में करना हो या फिर अन्य भाषाओं में करना हो, ठीक है। तो जो भारत की जो विभिन्न क्षेत्रों की या विभिन्न माध्यमों की जो पुस्तकें हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर लिखी गई हैं, उन पुस्तकों का या फिर उस ज्ञान का प्रसार करने के लिए उन्हें अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करना, ये इसका कार्य है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और ये भी आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला है राजभाषा विभाग। तो देखिए ये राजभाषा विभाग है। हमने अभी बात की थी कि राजभाषा आयोग की, तो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके बाद आता है आपका राजभाषा विधायी आयोग, ठीक है। राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना 1965 में हुई है, तो 10-10 साल के गैप में हुई है। और राजभाषा विभाग तीसरा आता है राजभाषा विभाग। तो राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में। तो आप लोग बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। प्रथम है राजभाषा आयोग 1955, 10 साल बाद राजभाषा विधायी आयोग 1965, और 10 साल बाद राजभाषा विभाग 1975, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो राजभाषा विभाग है, इसका कार्य भी क्या होता है कि राजभाषा से संबंधित जो हिंदी है राजभाषा, इसे राजभाषा संबंधित प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, और राजभाषा को स्थायी करने के लिए या फिर आपका जनता तक पहुंचाने के लिए, जन सामान्य में इसका प्रयोग आम करने के लिए प्रयास करना, ठीक है। अब आते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, या फिर आपका लास्ट विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है, जो अभी रिसेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डेटा है नहीं पढ़ने के लिए, सीधे हम यही ध्यान रखेंगे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था, और ये विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर भारत में हुआ था। ठीक है, भारत में इसका आयोजन हुआ था। अब आप लोग ये बताएंगे मुझे कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये किस संस्था की सिफारिश पर हुआ था, और मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने देखी हैं तो आप लोग इसमें कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 जनवरी 1975 में नागपुर भारत में किया गया था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन उसी के अगले साल अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। ठीक है, इसके बाद तीसरे की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। तीसरा फिर से भारत में होगा, नई दिल्ली में, ठीक, अक्टूबर 1983 में। इसके बाद चौथा फिर से आपका पोर्ट लुई मॉरिशस। तो ये चार ऐसे हैं जो क्रमवार अल्टरनेटली हुए हैं। ठीक है, पहला भारत में हुआ है तो दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, फिर चौथा मॉरिशस, तो इस तरीके से चले हैं। 1975-76 पहला हुआ, फिर तीसरा चौथा 83-93, तो ऐसे करके आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहला दूसरा 75-76 और तीसरा चौथा 83-93। ठीक है, इसके बाद पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये आपका अप्रैल 1996 में स्पेन में हुआ था। ठीक है, और छठवां, ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा, तो ये सितंबर 1999 में लंदन में हुआ था। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहे थे ये भारत में या फिर मॉरिशस में चल रहे थे। तो उसके बाद पांचवा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है जो भारत और मॉरिशस से बाहर हुआ है, ये आपका स्पेन में आयोजित किया गया, और छठवां लंदन में। तो लंदन वाला आपका पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, सितंबर 1999 में। इसके बाद अगला देखते हैं, और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि लंदन में अभी तक नहीं हुआ है कोई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां देखें, जून 2003 में सूरीनाम में हुआ था। ठीक है, आठवां जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। नौवां हुआ है आपका सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 10वां 11वां 12वां ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ था। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 3-3 साल के गैप में होने लगे हैं। ठीक, तो यहाँ से इसलिए 9वां इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वां सितंबर 2012 में हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 10वां हुआ आपका भोपाल भारत में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में। 11वां जो हुआ है ये 3 साल बाद अगस्त 2018 में फिर से पोर्ट लुई मॉरिशस में, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में देवास मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपके विश्व हिंदी सम्मेलन है। यहाँ से जो लास्ट के 3 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और शुरुआती आपके 4 जो हैं वो अल्टरनेटली हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका पाँचवां छठा, पाँचवां स्पेन में और छठवां आपका लंदन में हुआ है 1999 में, तो छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग 2-3-4 बार इसे पढ़ते हैं तो ये याद हो जाता है, मैंने भी इसी तरीके से किया हुआ है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है, ये हेल्पफुल हैं या नहीं है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हाँ भैया हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसी के लिए वाकई फ़ायदेमंद हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई ठीक काम हो रहा है और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेगुलर टॉपिक के साथ व्याकरण के। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।